साथियों, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि आज मुझे ऐसी एक हस्ती के साथ बैठने का और उनके अनुभव साझा करने का मौका मिला है, जिन्होंने फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ, इस तरह की तमाम चीज़ों के साथ जुड़ी सब अवधारणाओं को झुठलाकर ऐसी उम्र में एक ऐसा कारनामा किया है जो आज एक अगर नॉर्मल आदमी भी सोचे तो तकरीबन सिहर उठता है। एक ही दिन में एक इवेंट जिसमें तकरीबन 4 किलोमीटर की स्विमिंग, तकरीबन 180 किलोमीटर साइकिलिंग और उसके बाद 42 किलोमीटर से ज़्यादा का फुल मैराथन दौड़ना, और सर ने ये लक्ष्य हासिल किया 58 साल की छोटी सी उम्र में। मैं सर से बात कर रहा था, मैंने अपनी लाइफ में 1-2 हाफ मैराथन दौड़ी हैं और उसमें जो एफर्ट लगता है वो सर के इवेंट में जो एफर्ट लगता है उसका शायद 100वां हिस्सा भी नहीं है। और मैं ये जानता हूँ कि एक हाफ मैराथन दौड़ने के बाद 3 दिन तक चलना मुश्किल हो जाता था, बट सर की फिटनेस और उनको देखकर ये अंदाज नहीं लगा सकते आप लोग कि उनकी उम्र इस समय तकरीबन 60 वर्ष है। सर इंडियन आर्मी के पहले आर्मी ऑफिसर और दुनिया के इकलौते जनरल हैं जिन्होंने आयरन मैन कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और इस कॉम्पिटिशन में जो चैलेंज है उसको पूरा किया। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है और खास तौर से हम फौजियों के लिए कि सर हमारी फ्रेटर्निटी का हिस्सा हैं। मैं सर से संवाद शुरू करते समय सीधा उनके आयरन मैन लाइफ पर नहीं आना चाहूँगा। मेरा ऐसा मानना है, जैसे कि कहावत है कि पूत के पाँव पालने में दिखाई दे जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक आदमी ने ज़िंदगी में जो बनना होता है, जो सफलता हासिल करनी होती है, उसमें उसका दृढ़ निश्चय, परिश्रम, लगन, ये सब चीज़ें तो चाहिए ही होती हैं। लेकिन बचपन में जिस परिवेश में एक बच्चा पला है, जो उसने आस पड़ोस में देखा है, जो अनुभव किया है, जो सीखा है, वो ज़िंदगी में उसको ज़रूर काम आता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सर अपने आयरन मैन एक्सप्लॉइट्स को तो कई जगह बता चुके होंगे, लेकिन सर से अनुमति लेकर के मैं जानना चाहूँगा कि सर आपका बचपन कैसा रहा, किस परिवेश में आपका पालन पोषण हुआ और कैसे उसने आपको इस सफ़र की तरफ प्रेरित किया। गुड इवनिंग एवरीबडी। मेरा बचपन एक मिलिट्री फैमिली में हुआ था। मैं 1961 में पैदा हुआ था एक जगह पे उधमपुर, जो कि जम्मू में है, और मेरे फादर आर्मी में थे। तो उनके साथ ही मेरा रहन सहन था शुरू में, मगर उन्होंने ये सोचा कि क्योंकि वो आर्मी में थे तो मेरे को ऐसे स्कूल में डाले जहाँ पे अगर उनकी पोस्टिंग होती है तो मैं हॉस्टल में रह सकूँ। सो उस समय हम दिल्ली में थे और एक स्कूल है वहाँ, सेंट जेवियर्स स्कूल, जिसमें हॉस्टल था, तो मेरे को वहाँ पे पहले डाला गया। सो मेरी शुरू की पढ़ाई वहाँ ही हुई, मगर ऐसा हुआ कि जब तक मेरे फादर का ट्रांसफ़र हुआ वहाँ हॉस्टल भी बंद हो गया। सो फिर मेरे को उनके साथ जाना पड़ा और फाइनली मैं मसूरी में सेंट जॉर्जेस कॉलेज में पढ़ा। तो क्योंकि वो फ़ौज में थे और मैंने उनका रहन सहन देखा, उनके यूनिफॉर्म में देखता था, उन्होंने जो तीनों लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान के साथ 2 लड़ाइयाँ, उसमें हिस्सा लिया, तो मैं बहुत प्रेरित हुआ था उनसे। सो मेरा हमेशा शुरू से यही था जज्बा कि मैं फ़ौज को ज्वाइन करूं और उनके जैसा बनूं। सो ही वाज माय इंस्पिरेशन। राइटली सो, जैसे सर बता रहे हैं, जब घर में ही माहौल आपको ऐसा देखने को मिले, आपके फादर हों जिन्होंने अपने कार्यकाल में 3 लड़ाइयों में हिस्सा लिया हो, तो जाहिर सी बात है कि किसी और प्रोफेशन के बारे में सोचने से पहले सबसे पहले आपके दिमाग में फ़ौज का ही विचार आया होगा। उसके अलावा सर, जैसे बचपन में आई एम श्योर सर फौजियों के भी बच्चे होते हैं जो शायद फिर उनमें से कुछ फ़ौज में नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है कि जो बच्चा फ़ौज में आने के बारे में सोच रहा है उसकी लाइफ में परिवार के अलावा और इन्फ्लुएंसेस भी ऐसे होंगे, स्कूल में होने वाले खेल कूद या आपके दोस्त, उनके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए सर। ये ऐसा पहलू है आपकी लाइफ का जिसके बारे में शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे, हम भी नहीं जानते हैं सर। सो जैसे मैंने आपको बताया, मैं शुरू में दिल्ली में था और जो स्कूल में था वहाँ पे स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत महत्व था। सो मैं सब गेम खेलता था, एथलेटिक्स में, हॉकी, फुटबॉल, स्विमिंग, एंड मैं रीजनेबली स्टडीज़ में भी अच्छा था शुरू में, मगर बाद में स्पोर्ट्स में इतना घुस गया कि वो ग्राफ डाउन आता गया। डाउन मतलब नॉट डाउन, मगर खेलों के मुकाबले थोड़ा नीचे। खेलों के मुकाबले थोड़ा अगर आपका ग्राफ डाउन होता तो सर आज आप भारतीय सेना में जनरल नहीं बने होते, ये इस बात के गवाह हम सब हैं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि खेलों के मुकाबले शायद आपने तरजीह थोड़ी कम दे दी पढ़ाइयों को। करेक्ट। सो जैसे पहले 2-3 क्लासेस में मैं फर्स्ट भी आता था, बट बाद में फिर वो कहीं मिडिल में आ गया मैं। सो इस प्रकार से। और फिर जब मैं सेंट जॉर्जेस में गया मसूरी में, वहाँ पे तो इससे भी ज़्यादा था स्पोर्ट्स का।
बिकॉज हॉस्टल था और पहाड़ों में था। सर तो बहुत प्रभाव रहा, मगर जो मेरे साथ में बच्चे थे उनमें से बहुत कम फौज में आए। फौज में। सो वहाँ से मेरे को कोई प्रेरता वो नहीं मिली, इंस्पिरेशन। बट मेरी सिस्टर्स हैं 3 जिनकी शादी हुई थी आर्मी ऑफिसर्स के साथ, फौजी और सब परिवार। मेरे से बड़े हैं वो। सो जब तो मैं 11 साल का था तो 2 की शादी हो चुकी थी। सो उनसे भी मैं इंस्पायर हुआ। सो पूरा माहौल फौज का था घर पे, एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली गॉट। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट स्टोरी सर। और आप लोगों में से मुझे नहीं मालूम कितनों को पता होगा, सर को प्रेरणा मिली परिवार से, उसके बाद सर ने एनडीए ज्वाइन किया, एनडीए से आईएमए आए। अब मैं चाहूँगा कि सर आपको अपने एनडीए और आईएमए कार्यकाल के दौरान जो एक्सपीरियंस हैं उनके बारे में कुछ हमें बताइए सर। इससे पहले कि मैं अपने मुंह से आपकी तारीफ करूं सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी वो जर्नी कैसे रही एनडीए और आईएमए की, और कैसे आप आईएमए से पास आउट हुए। एनडीए और आईएमए की जर्नी जैसे होती है बहुत मुश्किल थी। जब मैं स्कूल से एनडीए में गया तो मेरे को वीक कैडेट्स में डाल दिया गया फिजिकल फिटनेस के लिए, क्योंकि पहले 2 टर्म में मेरे जो टेस्ट थे पीटी के वो पास नहीं हो रहे थे। तो जब बाकी कैडेट्स शाम को गेम्स में जाते थे तो मेरे को एक्स्ट्रा पीटी कराते थे। मगर उस समय मैंने फिर बहुत मेहनत की, और जब तक एनडीए से पास आउट हुआ तो मेरी फिजिकल फिटनेस ठीक बहुत बढ़िया हो गई थी। आई वॉज बेस्ट इन फिजिकल फिटनेस अपने कोर्स में। तो एनडीए का जो सफ़र था वो बहुत सिखलाई हासिल हुई उसमें, क्योंकि सीधा स्कूल से गए थे, ऐसे माहौल में कभी नहीं थे। और एनडीए में मालूम है आपको नॉट ओनली स्टडीज़ करनी पड़ती है क्योंकि ग्रेजुएशन होती है, उसके अलावा आर्मी के सब्जेक्ट्स लाइक मार्चिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स, और ऊपर से जो सीनियर होते हैं वो और तंग करते हैं। तो चाहे आपको वो एजुकेट कर रहे हों, कभी कभी रैगिंग भी कर होती है वो। तो ये सारा जो माहौल बनता है और प्रेशर बनता है, तो उससे जो एक्सपीरियंस होता है एनडीए का वो एक यूनिक ही होता है। तो एनडीए में फिज़िकली मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट की, और जो मेरी स्टडीज़ थी वो अगेन एवरेज थी, और मेरे को वहाँ पे ये सीख मिली कि फिजिकल फिटनेस एंड एकेडमिक्स दोनों के ऊपर ध्यान देना है। तो सर इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है जब आप अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जब आप एनडीए में गए तो आप फिजिकल्स में थोड़ा वीक थे। और अब अगर आपको मैं बताऊं कि सर के नाम पे एक तरह से एक रिकॉर्ड है, जब सर आईएमए से पास आउट हुए तो सर को न सिर्फ बेस्ट जेंटलमैन कैडेट का गोल्ड मेडल मिला, बल्कि प्रेसिडेंट्स का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया उनको, और साथ में उनको 5 मेडल्स और मिले, जिसमें से बेस्ट इन फिजिकल फिटनेस, बेस्ट इन शूटिंग और बेस्ट इन मार्चिंग का भी अवार्ड दिया गया। तो ये सर की अथक मेहनत और परिश्रम का ही निष्कर्ष है कि सर फिजिकल फिटनेस में 0 से बेस्ट स्टूडेंट बन करके पास आउट हुए आईएमए से। हाँ, एक्चुअली ये मैं एनडीए में ही सीखा था, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत की थी, मगर वहाँ पे मेरिट नहीं आ पाई क्योंकि सर, मेरी एकेडमिक्स डाउन हो गई थी। सर तो अब सर आपका जब आईएमए का सफ़र ख़त्म हुआ तो आईएमए के सफ़र के बाद आपने जो रेजिमेंट ज्वाइन करी, आप उस रेजिमेंट को ज्वाइन करने के प्रति कैसे प्रेरित हुए, और वो रेजिमेंट कैसी रेजिमेंट थी उसके बारे में थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। अभी जो यहाँ लोग बैठे हैं उनको ज़्यादा मालूम नहीं होगा आर्मी के बारे में, मगर आर्मी में अलग-अलग टाइप की यूनिट्स होती हैं। जैसे इन्फेंट्री के बारे में सबने सुना होगा, और फिर आर्मर्ड कोर है जो कि टैंकों में लड़ाई करते हैं, और आर्टिलरी है जो कि गोलाबारी करती है। तो जब मैं एनडीए में था तो मैं इन्फेंट्री ऑप्टी था, मैं इन्फेंट्री ज्वाइन करना चाहता था। मगर एक मेरे को कैप्टन मिले जिन्होंने मेरे को एक लंच के ऊपर बुलाया, क्योंकि वो हमारे फैमिली फ्रेंड थे, और उन्होंने ब्रेन वॉश किया मेरे को। उन्होंने बोला आर्मर्ड कोर सबसे फ्यूचर वाली आर्म है, आप टैंकों में होंगे, आप ऐसे लड़ाई करोगे, वैसे करोगे। तो मैं उनसे प्रेरित होके मैंने अपनी चॉइस इन्फेंट्री से आर्मर्ड कोर की। तो जब मैं आईएमए आया उस समय मेरा चॉइस बदल चुका था आर्मर्ड कोर ज्वाइन करने का, और फिर क्योंकि मेरे को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिली थी और मैं नंबर 1 था कोर्स पे, तो मैं कोई भी रेजिमेंट मांग सकता था। उस समय फिर मेरे को इस रेजिमेंट के बारे में पता चला, ऊनो हॉर्स, जिसकी सबसे ज़्यादा इंडियन आर्मी में डेकोरेशंस हैं। इसमें 4 विक्टोरिया क्रॉस हैं, 2 परमवीर चक्र और 37 बैटल ऑनर्स। तो मैंने कहा ये वाली रेजिमेंट ज्वाइन करनी चाहिए, और इसलिए मैंने ऊनो हॉर्स ऑप्ट किया। और ऑल्दो उसमें वैकेंसी नहीं थी, मगर मेरे को दे दी गई क्योंकि ग्रेट सर, हम सब ने अपने सर्विस करियर के दौरान पूना हॉर्स, कैप्टन खेतरपाल, इन सब के बारे में, बहादुरी के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। और आप दिल से पूछें तो आईएमए से पास आउट होने वाला हर कैडेट, अगर उसको यकीन दिलवाया दिया जाए कि आप जो रेजिमेंट मांगेंगे आपको मिलेगी,
तो शायद 99% कैंडिडेट जो हैं वो पूना हॉर्स ही ऑप्ट करेंगे। बट आपके पास ये चॉइस ईश्वर ने आपको इसलिए दिया क्योंकि आप अपने कोर्स के सोर्ड ऑफ ऑनर विनर थे और फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट थे। एंड आई एम श्योर सर आपने उस रेजिमेंट में जाकर रेजिमेंट का जो गौरवशाली इतिहास था उसमें आगे और 4 चांद ही लगाए होंगे सर। तो सर अब आप बताइए कि जब आप पूना हॉर्स में पहुंच गए उसके बाद से लेकर के आपके आगे के सर्विस करियर में आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, चाहे वो प्रोफेशनल चैलेंजेस हों चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चैलेंजेस हों, कैसा रहा ये सफ़र फौज के दौरान का सफ़र सर? पूना हाउस ज्वाइन करने के बाद चैलेंज बहुत ज़्यादा थे क्योंकि वहाँ पे हर कैडेट जो ऑफिसर बन के आया था वो बहुत हाई इन मेरिट था और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती थी, तो स्टैंडर्ड्स यूनिट के अंदर बहुत हाई थे, तो बहुत मेहनत करनी पड़ी। और उसमें हमारी यूनिट में रवैया ऐसा था जैसे जो आर्मी लैंग्वेज में बोलते हैं बहुत ओजी, मतलब लकीर के फ़कीर, ऐसे करना है तो ऐसे ही होना चाहिए। तो जब तक हम कैप्टन नहीं बनते थे, उस समय तकरीबन 4-5 साल तक लेफ्टिनेंट रहते थे, तो हमारा रूटीन रहता था कि आप जो आपके ट्रुप्स हैं, जो मेन हैं, उनके साथ आप सुबह से लेके शाम तक वही कार्रवाई करेंगे जो वो करते हैं, जो वो कर रहे हैं। पीटी कर रहे हैं उनके साथ, ब्रेकफास्ट उनके साथ करते थे, टैंकों के ऊपर हम टैंकों की देखभाल, गन की क्लीनिंग और मेंटेनेंस टास्क्स, गेम्स उनके साथ। सो जो हमारी बुनियादी शिक्षा हुई रेजिमेंट में वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जब तक हम उस ओहदे पे पहुंचे जैसे स्क्वाड्रन कमांडर एंड सीओ, तो हम टेक्निकली एंड टैक्टिकली बहुत साउंड हो गए थे, परफेक्ट हो चुके। तो ये मेरे रेजिमेंट का से मेरे को मिला ये अच्छी ग्रूमिंग का फल है। ग्रूमिंग का फ़र्क। हाँ, सो ये माहौल था वहाँ पे। और हर कोर्स में आपको प्रूव करना चाहिए था, बिल्कुल सर। क्योंकि सब लोग जो वहाँ थे वो कुछ ना कुछ अच्छी ग्रेडिंग लेके आए थे, सो प्रेशर बहुत था परफॉर्म करने के लिए। सो आई थिंक उससे हो सकता है मेरे को बेनिफिट भी हुआ हो, तो आपने सर आपने कितने कोर्सेज किए तकरीबन ड्यूरिंग योर सर्विस करियर और उसमें कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस? आई एम श्योर आपकी यूनिट में जो आपकी ग्रूमिंग हुई उसकी वजह से, जैसा कि आपने अभी बताया, आपकी बुनियाद तो बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी, ज़मीन से जुड़े हुए सोल्जर आप बन ही चुके थे। लेकिन फ़ौज में ग्रो करने के लिए ज़मीन से जुड़ा हुआ और निर्भीक सोल्जर होने के साथ साथ आपको मिलिट्री टैक्टिक्स और रिटर्न वर्क में भी अच्छा होना चाहिए, जिसका अंदाज़ा आप सिर्फ एक ऑफिसर के कोर्सेज से लगा सकते हैं। तो आपने जो कोर्सेज किए सर उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा और क्या एक्सपीरियंस रहा उनमें सर? सो मैंने तो कोर्सेज में बहुत मेहनत की एंड मैंने 8 कोर्स किए थे इंडियन आर्मी में, जिनमें 5 में मैं टॉप किया हूँ, 5 में आप बेस्ट स्टूडेंट थे? बेस्ट स्टूडेंट था। और बाकी सब में मेरा अल्फा ग्रेडिंग है सब कोर्सेज में। बेहतरीन सर। सो आई थिंक माय कोर्स परफॉर्मेंस वाज ओके। तो अब आते हैं सर आपके जीवन के उस असली पहलू पर जिसके बारे में जानने के लिए सब लोग बेकरार हैं। अब आप ये बताइए सर कि आपका आर्मी करियर इतना अच्छा चल रहा था सर, यू हैड जॉइंड अ रेजिमेंट जिसका इतिहास बहुत अच्छा था, जिसमें आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुई, जिसकी वजह से आपका मिलिट्री करियर बहुत अच्छा चला सर। फिर आपको उम्र के इस पड़ाव पर आकर के अचानक ऐसा क्या सूझा सर? फिजिकल फिटनेस बरकरार रखना हर फौजी का एम होता है, हर फौजी इसमें फ़ख्र महसूस करता है कि मैं फिजिकली फिट हूँ। लेकिन आपने जो किया सर 58 साल की उम्र में आयरन मैन, वो तो फिजिकल फिटनेस नहीं है सर, वो तो उससे बहुत ऊपर कुछ है सर। फिजिकल फिटनेस, मेंटल एंड्योरेंस, दृढ़ निश्चय, आप जो भी बोल लीजिए, इन सब की पराकाष्ठा पर जब आप पहुंच जाएंगे तब आप आयरन मैन कॉम्पिटिशन लड़ सकते हैं सर। तो इस उम्र में जाकर के आपको कैसे दिमाग में आइडिया आया सर कि मैं आयरन मैन बनना चाहता हूँ? एक्चुअली ये मैंने फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं किया था। मेरी लाइफ में एक ऐसा पड़ाव आया जिसमें जैसे आप बोल सकते हो कि एक प्रोफेशनल सेटबैक। तो जब मैं मेजर जनरल था और एक रैंक रह जाता है उस समय लेफ्टिनेंट जनरल बनने का, तो हमारा बोर्ड होता है एक, आपको पता ही है। हाँ जी सर। जिसमें डिसाइड होता है कि आप बनोगे या नहीं बनोगे। तो मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं बन जाऊंगा, मगर जब रिजल्ट आया तो मेरा नाम नहीं था उसमें। सो मेरे को बहुत सदमा पहुंचा और मैंने चेक किया क्या हुआ, तो कुछ पॉलिटिक्स करके कुछ जो भी हुआ दैट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट। मगर क्या उससे क्या हुआ कि मेरे को ऐसा लगा कि मैंने अपने आप को लेट डाउन किया है और कुछ कमी रह गई मेरे में, जिससे मैं एक ऐसे मोड़ पे आ गया अपनी लाइफ में कि मैं लोगों से मिलना बंद कर दिया मैंने। मेरे को शर्म आती थी लोगों से मिलने की कि यू आर अ रिजेक्ट, आप फेल हो गए। और स्पेशली सर जब आप बहुत अच्छा करते हैं और उसके बाद आपके साथ ऐसा हो तो शायद मन में कहीं ये फीलिंग आती है कि मेरे साथ छल हुआ है।
एक्चुअली मेरी मिस्टेक थी कि मैं तैयार नहीं था वो फेलियर के लिए. सर आई शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड टू फेल. सर बट मैं इतना कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट था. सो मैं वो काइंड ऑफ हाइबरनेशन में चला गया और तकरीबन 1 साल के लिए वो रिग्रेट रहता रहा, बिकरिंग, वो सोचते रहे क्यों नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, सेल्फ एस्टीम डाउन हो गया. तो मैंने सोचा कि जब 1 साल हो गया तो कुछ करना चाहिए जिससे मैं अपने आप को बता सकूं दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी. सर कि जो भी हुआ है मैं अभी भी जिस चीज़ के ऊपर अपनी नज़र डालूं मैं कर सकता हूं. कर सकता हूँ. तो मैं ऐसे ही कुछ ढूंढ रहा था कि क्या करूं. तो उस समय ये आयरन मैन इवेंट मेरे को यूट्यूब के ऊपर मिला. सर और जब मैंने देखा कि ये इवेंट इतना मुश्किल इवेंट है, 3.8 किलोमीटर स्विमिंग समुंदर के अंदर, 180 किलोमीटर्स की साइकिलिंग करना उसके बाद, और 42 किलोमीटर्स रनिंग Full बैक टू marathon. बैक 16 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म करना. तो मैंने कहा अगर मैं ये कर सकूंगा एट द एज ऑफ 58, तो देन आई विल प्रूव टू माई सेल्फ कि मैं देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी. सर सो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया और फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की. तो सर इसके लिए जब आपने प्रिपेयर किया तो आई एम श्योर एक तो फिजिकल मेकअप होता है, बट जैसा कि आपने खुद बताया सर, आप उससे पहले भी फिजिकली यू वर क्वाइट एक्टिव, आप साइकिलिंग करते थे. मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सर ने मनाली से लेकर लेह तक साइकिलिंग करी है 5 दिन में अकेले, बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के. उसके अलावा जोधपुर से लेकर जैसलमेर तक भी साइकिलिंग करी है सर ने. और इस तरह के और बहुत सारे हाफ मैराथन सर पहले भागते थे. तो अगर मैं ये मानूं कि फिजिकली तो आप वैसे ही फिट थे सर, लेकिन उसके अलावा सर एक मेंटल मेकअप के लिए अपने आप को तैयार करना, फिर वहाँ होने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव ज़रूरतें, उनके बारे में कैसे आपने केटर किया सर? सो आयरन मैन इज नॉट फिजिकल फिटनेस. सर और जो फिजिकल फिटनेस आप कह रहे हो, हाफ मैराथन, वो केवल एक छोटा हिस्सा है. बिल्कुल सर. इसमें मेरे को 1.5 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ी. 1.5 साल की 1.5 ट्रेनिंग साल की ट्रेनिंग, क्योंकि 3 आइटम्स हैं. एक बैक टू बैक करना, सर. एंड इसमें मेंटल एंड्योरेंस जो है ना, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए. तो उसके लिए आपने कैसे तैयारी की सर? मैंने तैयारी नहीं की, वो अपने आप, जब आप ट्रेनिंग करते हो और आपका मकसद है कि करना है और आप अपने लिए कर रहे हो, सर सो सेल्फ डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, इससे स्लोली आपकी मेंटल एंड्योरेंस बढ़ती रहती है. बढ़ती है. इट इज़ लाइक फिजिकल एंड्योरेंस. जैसे आप अपने जिम में जाके बॉडी बनाते हो, सर उसी प्रकार से आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हो, बिल्कुल सर. बिल्कुल मुश्किल काम करके. सर. सो जैसे ये काम है, ये मुश्किल है. जैसे आप हाफ मैराथन भागो, पहली बार बहुत दर्द होगी, दूसरी बार थोड़ा आसान हो जाता है, सर. तीसरी बार भागोगे तो ऐसे लगता है कि ये तो मैं मतलब कर अपनी दूंगा. बॉडी को ऐसे ट्रेन कीजिए कि पहले थोड़ा और मुश्किल काम, फिर थोड़ा उससे और मुश्किल काम, और इस तरह से फिर आपको जब तक मुश्किल काम आसान ना लगने लग जाए बिल्कुल. तब तक अपने आप को पुश कीजिए आप. बिल्कुल. और आपका माइंड ऐसी चीज है कि जब यूज्ड हो जाता है मुश्किल काम करने के, सर. तो उससे उसी को बोलते हैं मेंटल एंड्योरेंस, वो बन जाता है. और सर ने एक आयरन मैन नहीं भागा है सर, 3 आयरन मैन कंप्लीट कर चुके हैं. पहला आयरन मैन सर ने ऑस्ट्रिया में कंप्लीट किया था, दूसरा आयरन मैन जर्मनी हैम्बर्ग में, और अब से मुश्किल से 2 महीने पहले सर स्पेन में तीसरा आयरन मैन कंप्लीट करके आ चुके हैं. और खुशी की बात यह है कि तीनों आयरन मैन में सर का परफॉर्मेंस, पहले आयरन मैन में 14 घंटे कुछ मिनट, दूसरे आयरन मैन में उससे भी कम, और तीसरे आयरन मैन में उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस. तो आप समझ सकते हैं कि सर की उम्र बढ़ रही है, लेकिन सर का परफॉर्मेंस जो है वो और अच्छा होते जा रहा है. और इसके लिए हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सर. और हम उम्मीद करते हैं कि आप और आयरन मैन भागें ऐसे ही, और इम्प्रूव करें, Thank you. ताकि हम, हमारे देश के बाकी सब लोग सब इससे प्रेरित हों सर, और हम में से भी कुछ लोग इस तरह रास्ते पर निकल सकें. आई एम श्योर करेंगे. और इंदौर में हैं भी कई लोग जिन्होंने किया है, तो थैंक यू. एक छोटा सा सवाल और सर, इस सारी कहानी में जब मैंने आपसे आपके परिवार के बारे में भी पूछा, आपने अपने फादर का जिक्र किया. आप लोगों को बता दूं सर के फादर की उम्र आज 100 वर्ष से अधिक है, और वो अभी तक सर की तरह ही इतने ही फिट हैं, क्योंकि मेंटली वो भी फिट हैं. मैं जानना ये चाहूँगा सर कि जैसे बोलते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो आपके पीछे जिन महिला का हाथ है उनके बारे में दर्शक कुछ बताइए सर इनको प्लीज़. तो मेरी वाइफ जो है, उनको मैं मिला था जब मैं 20 साल का था, और वो 17 साल की थी. सर. तो मैं आईएमए में था, और उनके फादर आईएमए में प्रिंसिपल थे आईएमए में. सर. और हमारा जो मीटिंग था बहुत ही फिल्मी टाइप का था, क्योंकि मैंने उनको अनोनिमस कॉल की थी. सर उस समय कॉलर आईडी नहीं होती थी. लैंडलाइन नंबर होता था. लैंडलाइन. सो क्योंकि को कॉलर आईडी नहीं थी, मैंने कॉल किया और मैंने बताया मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. तो मेरे को उन्होंने
बोला नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, मगर 10-15 बार कॉल कोशिश करने के करने के बाद, बाद। कोशिश करने के बाद मैंने कन्विंस किया कि हम लाइफ में कभी नहीं मिलेंगे, केवल फ़ोन पे बात करेंगे, तो वो मान गई। और फिर वो बात चलती रही और फिर फोन से निकल के मुलाकात पे आ गई। फिर मुलाकात हुई हमारी उसी समय, 81 की बात कर रहा हूँ मैं। Sir. वो उस समय स्कूल में ही थी, 10th में। एंड वहाँ फेट था हमारा, आईएमए में फेट, तो वहाँ Sir. पे मुलाकात हुई। एंड फिर मैं पास आउट करके सेकंड लेफ्टिनेंट बन के चला गया जम्मू। एंड हमारी बात होती थी चिट्ठियों पे। लेटर्स। एक लेटर लिखो, वो 15 दिन के बाद बाद पहुंचेगा। पहुंचेगा और उसके 15 दिन के बाद जवाब आएगा, तब तक 30 लेटर और जा चुके हैं। तो इस प्रकार से। और फिर 1984 में मैंने जाके बोला कि मैं अभी आपके फादर को जाके पूछूंगा कि आपसे मैं शादी करना चाहता हूँ। और उनके फादर मेरे को जानते थे क्योंकि वो Sir. वहाँ पे प्रोफेसर थे, तो मैंने उनको बोला मैं आपसे अब मिलना चाहता हूँ। कोई मैंने आर्टिकल लिखा था, मैंने कहा उनको मैं आर्टिकल के बहाने कि Sir, मैंने sir. आपको कोई आर्टिकल दिखाना है। तो उनके घर पहुंच गया मैं, और मैंने अपनी अभी वाइफ उस समय जो थी लड़की, उनको बोला था कि मेक श्योर बियर है फ्रिज में, क्योंकि मेरे को बियर पीनी पड़ेगी तभी मैं अब कुछ बोल पाऊंगा। तो उन्होंने मेरे से पूछा क्या लोगे, मैंने कहा बियर। सो क्विकली मैंने अपनी बियर खत्म की और मैंने बोला मैं आपकी लड़की से शादी करना तो चाहता बियर ने हौसला जगा हूँ। दिया हाँ, सर। वो चाहिए था कॉन्फिडेंस के लिए। सो मैंने बोला मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तो वो बिल्कुल चुप हो गए। कहते अभी तो शी इज़ टू यंग। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं वेट करूँगा। उन्होंने कहा मेरे को मालूम नहीं आप कौन हो। तो मैंने अपनी पूरी हिस्ट्री बता दी। मैं आपके पेरेंट्स से नहीं कभी मिला। मैं कहा वो कल आपको आके मिल लेंगे। सर आप पूरी तैयारी करके गए मैं थे? तैयारी करके गया था। तो उन्होंने कहा ठीक है आप अपने पेरेंट्स को बुलाइए। सो अगले दिन मेरे पेरेंट्स गए, उनसे मुलाकात हुई, डिनर किया हमने, और फिर मेरी छुट्टी ख़त्म हुई और मैं रेजिमेंट चला गया। सर और 20 दिन के बाद चिट्ठी आई कि आपकी एंगेजमेंट्स फिक्स हो गई। डेट फिक्स हो गई। वाह। सो इस प्रकार से। तो काफी एक्चुअली काफी फिल्मी स्टोरी है सर। हाँ, और फिर 1986 में हमारी शादी हुई, 5 साल हमारे मिलने के बाद। इंतजार के बाद। सो वही मेरी वाइफ है अभी भी, और उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरे साथ। सर इस बात से आप ज्यादा खुश नहीं लग रहे जब आपने बोला वही मेरी वाइफ है अभी भी? नहीं, अचीवमेंट है आज की तारीख में, क्योंकि कई बार लोग बदल लेते हैं बीच सर में। सर सर सो उनका बहुत सपोर्ट रहा। इनफैक्ट सर, सर। जब मैंने पहली बार लोगों को बताया कि मैं आयरन मैन करना चाहता हूँ, सर एक वही थी जिन्होंने कभी नहीं पूछा क्यों सर और मत करो। उन्होंने ये अनकंडीशनल नहीं कहा। सपोर्ट, अनकंडीशनल सपोर्ट। मेरे फादर ने बोला नहीं थोड़ा सोच लो, आपकी एज, बाकी जो दोस्त वोस्त थे तुम पागल हो, हार्ट अटैक हो जाएगा, ये सर। कोई उम्र नहीं है करने की। सर, सर। बट उन्होंने कभी नहीं पूछा। एंड सबसे ज़्यादा सहन उन्होंने किया, सर ऑब्वियसली सर। क्योंकि मैं आर्मी में था उस समय, और रात को आके भागता था, रात को आके स्विमिंग जाता था 7 बजे से 10 बजे तक, रात को 11 बजे आके खाना खाना। आई एम श्योर सर जब आप ट्रेनिंग करते होंगे तो वही घर के ट्रेनिंग की साथ बात आपका कर रहा हूं अटैचमेंट थोड़ा कम हो जाता होगा, ऐसे में उन्हीं का रोल ज्यादा बड़ा होगा। नहीं, घर के साथ अटैचमेंट तो कम नहीं, क्योंकि मैं वहीं उनकी जान खाता था। खाना तो उन्होंने खिलाना था मेरे को 11 बजे रात को, कभी 12 बजे रात को। सर, और मैं सर। साइकिलिंग करने जाता था रात को 2 बजे, सर सुबह 9 बजे तक। सर सर तो वो मेरे सारा सपोर्ट वहीं से मिला, क्योंकि घर से। तो आई विल से शी हैड अ बिग रोल टू प्ले इन माय। Definitely, sir. Definitely. Hats off to the perseverance and the support given by ma'am also. सर आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में आपने बहुत एक्कोलेट्स हासिल किए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, और आई एम श्योर दर्शक भी जानना चाहेंगे, कि आपकी लाइफ का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट आप किस मोमेंट को मानते हैं सर? सबसे जब आपने गर्वित महसूस किया। ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, बट अगर मैं एक कोई इवेंट ऐसा सोचूं तो आई थिंक 2 इवेंट होंगे। सर एक तो जब मैं सोर्ड ऑफ ऑनर मिला मेरे को, डेफिनेटली। बिकॉज दैट वाज अ ग्रेट डे फॉर मी। मैंने बहुत मेहनत की थी, और टू गेट द सोर्ड ऑफ ऑनर आउट देयर वाज अ बिग ओकेजन। एंड सेकंड वाज जब मैंने आयरन मैन कंप्लीट किया, कंप्लीट किया। you know, again that time I had tried really hard, and 1.5 साल ट्रेनिंग के बाद जब Sir. हुआ, दोनों ओकेजन्स 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद आए so सर। one was at the start of my career and one was at the almost at the end of my career. नो सर, दिस इज डेफिनेटली नॉट द एंड ऑफ योर करियर। वी ऑल होप एंड प्रे कि आपका करियर इसी तरह से, इसी जोश के साथ आगे चले No, सर। I talked of military career. अभी मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ, मैं री-अटायर हुआ। फौजी नेवर रिटायर्स, फौजी नेवर रिटायर्स। Just change my dress. सर। और जाते जाते सर मैं आखिरी चीज़ आपसे सिर्फ यही पूछना चाहूँगा कि आज यहाँ बहुत सारे आपके फैंस भी आए हुए हैं सर।
if you have to give one advice to these budding youngsters who want to participate in endurance sports, आपकी तरफ से क्या राय होगी सर? वो मैं एक ही चीज़ सबको बोलता हूँ कि जो आयरन मैन का लोगो है वो है एनीथिंग इज़ पॉसिबल। सो आप अपने माइंड में ये लेके चलें कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो ये बेस लाइन होनी चाहिए। और एक बार आप इसको जहन में डाल लेते हो कि आप कुछ भी कर सकते हो, उसके बाद आप बड़े सपने देखें, ड्रीम बिग। और जब आप ड्रीम करते हो फिर उसका प्लान बना के उसको आपने हासिल भी करना है। क्योंकि कई लोग मैं उनसे मिलता हूँ जिनके बहुत बड़े सपने होते हैं मगर वो हिम्मत नहीं जुटा पाते उनको पूरा करने के लिए। मगर मैं मानता हूँ कुछ भी हो सकता है लाइफ में, कुछ भी पॉसिबल है। तो आप सपने देखो, आप मेहनत करके उनको पूरा करने के लिए कोशिश करो, तो मैं 90% अश्योरेंस से आपको बता सकता हूँ कि आपके सपने सच हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुझे पूरी उम्मीद है कि सर ने जीवन के अपने जो अनुभव हम लोगों के साथ साझा किए हैं, ये हम लोगों को प्रेरित करेंगे अपने जीवन में ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए जिनसे अब तक हम शायद बचते आए हैं, शायद ये सोचकर कि मैं ये नहीं कर सकता। जैसे कि सर ने आपको बुलाया, बिलीव इन योर सेल्फ, एंड उसके बाद उस बिलीफ की तरफ काम भी कीजिए। तो नाउ आई लीव द हाउस ओपन। अगर ऑडियंस में से कोई भी श्रोता सर से कोई सवाल पूछना चाहे, उनके किसी अनुभव के बारे में जानना चाहे तो प्लीज़। जय हिंद सर। मेरा सर क्वेश्चन दोनों सर से है कि सर नॉर्मल पीपल जो होते हैं तो वो ज़रा ज़रा से इमोशंस होने के कारण कोई टफ डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो आप दोनों की लाइफ में ऐसे कोई इवेंट्स आए होंगे जब आप बहुत इमोशंस हुए होंगे या कुछ इमोशनली अटैच्ड हुए होंगे, उसके बाद भी आपको कोई टफ डिसीजन लेना है, तो आपका क्या माइंडसेट रहा उस समय? तो आपने उस इमोशन से उठकर कोई डिसीजन लिया हो? सी इमोशन जो है वो तो नेचुरल हैं। अभी आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो वो मेरे को नहीं समझ आ रहा, मगर जनरली अगर मैं बताता हूँ आपको, तो जब भी आप कुछ मुश्किल काम करते हो तो आपके सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक आसान और एक मुश्किल। उस समय आपको अगर आप इमोशन से जाओगे तो हमेशा आपको आसान वाला रूट आप चूज करोगे। अभी आप जो बोल रहे हो इमोशन टू डू समथिंग डिफिकल्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो आप? क्योंकि हर चीज में इमोशन होता है कि यू नो। दो चीज होती है, एक EQ एक IQ, एक इमोशनल क्वोशेंट और एक इंटेलिजेंस क्वोशेंट। तो हमारे साथ कभी कभी होता है कि जो इमोशनल क्वोशेंट वाला जो हिस्सा होता है किसी भी पक्ष में हम देखें तो वो ज़्यादा हो जाता है, तो इसके कारण हम रैशनलिटी के साथ नहीं सोच पाते किसी चीज़ को। वो इमोशंस वाला जो पक्ष होता है वो ज़्यादा हैवी होता है, तो उसे हम कैसे बैलेंस करें? नहीं, ये तो आप उसी समय काम आएगा जब आपने किसी को कुछ ऐसी चीज करानी है जो कि उसके लिए मुश्किल होगी। जैसे मैं कोई ऑर्डर देता हूं कि इस एरिया में जाके आपको अटैक करना है। अभी उसमें इमोशंस होते हैं कि बंदे मर जाएंगे, और आपका जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको वहां पे जाके अटैक करके ही कैप्चर करना है, तो इसमें कन्फ्लिक्ट आएगी। मगर इसमें ये इमोशन की उस समय जो आप बता रहे हो वो लागू नहीं होती है, क्योंकि हमेशा इट्स ऑलवेज ड्यूटी बिफोर सेल्फ। आप हमेशा ड्यूटी देखते हो और आपको पता है उस लाइन ऑफ ड्यूटी में कई चीज़ ऐसी हो सकती हैं जो कि हानिकारक होंगे, आपकी जान भी जा सकती है, लोग नाराज भी होंगे। आई थिंक ऐसे सिचुएशन में ऑलवेज यू मस्ट गो बाय व्हाट योर कन्विक्शन सेज, नॉट बाय योर इमोशंस। क्योंकि इमोशन से तो आप स्वे हो सकते हो, इमोशन से आप जैसे बोलते हो ना पिघल जाते हैं लोग, मगर उस समय आपको एज पर योर कन्विक्शन जो आपको सिखाया गया है सिखलाई के साथ वैसे जाना चाहिए। So my question is that everyone faces challenges in their career. So did you ever faced any challenge that made you doubt your decision to be in army, or you were like worried and you was like कि I shouldn't have, or what do I do next, and how did you overcame that challenge or worry? You know, entire life is like a sinusoidal curve. One day you are on the crest and the next day you're on the trough. All through my career, I cursed myself from joining the army, because every day in the army is a challenging day and you don't know what's going to happen to you.
सो रोज़ मैं यही सोचता था कि मैं फ़ौज को छोड़ दूंगा, जब से मैंने ज्वाइन की है सेकंड लेफ्टिनेंट से, और आज तक मैंने फ़ौज छोड़ी नहीं। तो ये नॉर्मल है, जिस भी काम में आप जाओगे उसमें आपको ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि आप अपने आप को कर्स करोगे कि कहाँ फंस गए। जब मैंने आयरन मैन का चैलेंज लिया, हर ट्रेनिंग सेशन के बाद मैं अपने आप को कोसता था कि मैं क्यों फंस गया इसके अंदर, मगर क्योंकि मैंने कुछ एक प्लेजेस लिए थे, पब्लिक प्लेजिंग जाके की थी, तो मैंने क्विट नहीं किया। सो ये नॉर्मल है अबाउट फाइंडिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। जय हिंद सर। सर मेरा यू आर रियली इंस्पिरेशन फॉर मैनी यूथ। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपकी यंग एज में व्हेन यू आर 20, मतलब आप डेफिनेटली सर आप आज भी यंग हो, बट आपके 20s में आपके क्या ऐसे 2 डिसीजंस जो आपको लगता है कि ये मैंने गलत लिए थे, और दूसरे कि ये मैंने सही लिया था, इस कारण मैं आज यहाँ हूँ। तो सर हम ये जानना चाहेंगे आपसे। सही तो मैं इमिडिएटली बता दूंगा आपको। एक तो जो आर्मी ज्वाइन की मैंने, और दूसरी जो मैंने अपनी वाइफ को चूज किया। 2 सही डिसीजन। अब गलत इतनी सारी हुई हैं कि मैं भूल चुका हूं उनको। सो मैं 2 गलत डिसीजंस के ऊपर मेरे को भी 20 इयर्स मींस 40 इयर्स अगो अभी मेरे को याद नहीं है। Any message सर for the योर youth? मैसेज फॉर यूथ्स। Message for youth, I just told you, you must dream big and you must make up your mind to do whatever your dream is, make it come true. ठीक है? नहीं तो हम सेट अपने वो सोचते हैं कि ये कभी सच होगा भी या नहीं। क्यों? हम जर्नी में निकल जाते हैं, मगर थोड़ी देर में क्या होता है कि कंसिस्टेंसी नहीं रहती। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वाई इज कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट? मतलब आप मेहनत शुरू कर देते हो, मगर रोज मेहनत नहीं करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आप जिम जाओ, वापस आओ, शीशे पे खड़े हो जाओ, कोई चेंज नहीं नजर आता। दूसरे दिन भी करोगे, कोई चेंज नहीं आएगा। तो कई लोग होंगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, चेंज नहीं आ रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, छोड़ देंगे। मगर अगर आप टिके रहोगे, कंसिस्टेंटली जाओगे, तो महीने 2 महीने के बाद आपको चेंज नजर आएगा। तो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ भी मुश्किल करो उसमें टाइम लगता है, रिजल्ट्स टेक टाइम। तो कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप पेशेंट एंड यू विल सक्सीड। सर नमस्कार, जय हिंद। सर आपका जहाँ से आपका अभी उद्बोधन प्रारंभ हुआ था, तो आपने कहा था कि आप मतलब पूर्ण रूप से श्योर थे कि मेरा चयन होगा, और फिर उसमें नहीं हुआ, तो उसके बाद ये आयरन मैन वाला जो जन्म हुआ। तो सर ये जो मतलब आर्मी में भी इस प्रकार का ऐसा पॉलिटिक्स और ये सब ये रहता है सर? आप मेरे को सीरियसली मत लो, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ पॉलिटिक्स, तो फैमिली में भी पॉलिटिक्स होता है ना? सो ये उस टाइप का पॉलिटिक्स नहीं है जो हम वैसे नॉर्मली बोलते हैं। मगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमारे घरों के अंदर भी पॉलिटिक्स होता है, हमारे दोस्तों के साथ भी पॉलिटिक्स होता है, सब जगह पॉलिटिक्स होता है। तो उस प्रकार से लो आप। नमस्कार सर, जय हिंद। और संजय भाई, आज मेरे को दूसरा मौका मिला है आपसे बात करने और डोगरा साहब से। मैं कुछ पहले, क्योंकि कल मैंने आपको अच्छे से सुना था, तो आपने कहा था कि 97 में आपका रेजिमेंट में प्लेस हुआ था। मैं उस समय पूछ नहीं पाया, लेकिन अभी ज़रूर बताऊंगा कि 97 में बॉर्डर फिल्म भी आई थी। आपको याद हो, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के ऊपर बनी थी, जेपी दत्ता साहब ने बनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं डोगरा साहब से ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा वहीं से कि डोगरा साहब, जैसे कुलदीप सिंह चांदपुरी 1971 में लोंगेवाला पोस्ट पे लड़े थे, जस्ट 120 जवान थे जिनको उन्होंने अकेला अच्छी तरह से लीड किया था, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ी इन्फेंट्री थी, क्योंकि वो टैंक रेजिमेंट के साथ आए थे, जो फिल्मों में भी बताया गया है कि बहुत भगवान का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके बिल्कुल सही नीयत से लड़े और सफलता मिली। तो डोगरा साहब, आपकी जीवन में भी ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ जहां आपको ऐसी टीम को लीड करके सफलता आपने हासिल की हो? क्योंकि आपकी पूरी लाइफ मैंने अभी सुनी कि आप 11-12 साल से आपने देखा आपके सिस्टर्स की शादी आर्मी मैन से हुई, और वहीं से कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा मिली। तो ऐसा कोई ऐसा सिनारियो आपकी लाइफ में हुआ हो जो आप बताना चाहेंगे? एक्चुअली जो आप पूछ रहे हो, ऐसे चैलेंजेस कई बार आते हैं, मगर कोई फिल्म बनाने के लायक ऐसा इंसिडेंट नहीं मैं आपको ऐसा बता सकता हूँ जो कि मेजर चांदपुरी के से कंपेयर किया जाए।
मगर इंसिडेंट्स तो हमेशा होते रहते हैं। मेरी सर्विस हुई JNK में भी, मैंने कई इंसिडेंट्स हुए। मैं अंगोला में था UN मिशन के ऊपर, वहाँ पे भी कई इंसिडेंट्स हुए। तो ऐसे कई इंसिडेंट होते रहते हैं, तो वो तो पूरी एक स्टोरी बन जाती है जिसके ऊपर। सो इट्स नॉट रियली समथिंग विच आई कैन पिन पॉइंट नाउ एंड टेल यू। एक्चुअली सर वो इंसिडेंट आज की युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि जब वो फिल्म आई थी तब मैं खुद भी युवा था और मेरे स्कूल मेट्स के साथ वो फिल्म देखी थी हम लोगों ने 97 में जब वो फिल्म आई थी। उस फिल्म ने हम लोगों को ये सिखाया कि स्थिति परिस्थिति कैसे भी हो, अगर आप सही नीयत लेके रास्ते पे चलते हो तो सफलता आपको ज़रूर मिलती है। यानी उस फिल्म में ये तक बताया कि आपके इंडियन एयरफोर्स के पास रात में लड़ने के लिए प्लेन नहीं थे, तो भी वो बेचारे सुबह तक वेट करते हैं जब तक वो इंडियन आर्मी की मदद नहीं कर पाया, और कुलदीप सिंह चांदपुरी उस पोस्ट पे रात से लेके सुबह तक उनका साथ देते हैं। See, आप जो बोल रहे हो दैट इज वो तो सिखलाई है, दैट इज गुड। अगर यही अटैक मान लो पाकिस्तानियों ने कैप्चर कर लिया होता लोंगावाला, तो आप फिर बोलते कि इन्होंने क्यों ऐसे किया। सो नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। वंस यू आर सक्सेसफुल देन यू कैन टॉक अबाउट इट। सो दैट इज लाइफ। इफ यू वांट टू से समथिंग यू। देखिए, मैं एक बड़ी छोटी सी बात बोलता हूँ आपसे। मुझे ऐसा लगता है कि बहादुरी को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। एक ही आदमी हो सकता है एक जैसी सिचुएशन में दो बार अलग अलग तरह से रिएक्ट करे। उस समय की परिस्थितियां कैसी थी, उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उस समय उसके साथ कौन था, उस समय विरोधी ने क्या किया और उसके खिलाफ करने का मेरे दिमाग में क्या आइडिया आया। ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं जो आप समझ लीजिए, जैसे आप लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं, लड़ाई में काम आते हैं। न सिर्फ लड़ाई में, खेल कूद में, कंपटीशन में आप अपनी तरफ से कोई भी तैयारी करके जाइए। अगर आपसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर या इन्विजिलेटर कुछ ऐसा पूछ ले जिसके लिए आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, तो क्या आप बोल सकते हैं कि आप नालायक हैं? आप नहीं बोल सकते। तो जिंदगी में मौके भी सबको नहीं मिलते, और मौका मिलने पर हो सकता है एक ही जैसे मौके पर एक ही समय दो अलग अलग आदमी दो अलग तरीके से रिएक्ट करें। ये बहुत ही इसको क्या बोलेंगे, व्हाट इज द टर्म फॉर इट सर? रिलेटिव। इट इज अ वेरी रिलेटिव थिंग, ब्रेवरी। एंड इज अ catch-22 सिचुएशन। अभी जैसे मैंने बोला उनका सक्सेस था तो मूवी बन गई। उसी तरह के कई और इवेंट्स हुए हैं जहां पे मूवी नहीं बनी, क्योंकि वो भी ब्रेवली फॉट, उन्होंने लड़ाई लड़ी, मगर उनका सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो पब्लिसाइज हो जाते हैं, इसलिए जब वो इवेंट पब्लिसाइज हो जाता है तो उस इवेंट में जो भी लोग लिप्त होते हैं वो अजर अमर हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, और सर की तो सर्विस हमसे भी बहुत ज़्यादा है, सर भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि ऐसी बहुत सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं जो लाइमलाइट तक आ भी नहीं पाती शायद, बट इससे उनका महत्व कम नहीं हो जाता। हमारा काम है कि जो हमारे को जिस चीज़ के लिए तैयार किया गया है, चाहे हम सोल्जर हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, चाहे जर्नलिस्ट हैं, चाहे दुकानदार हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, हमारा काम यह है कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, और जैसे सर ने कहा कि जीवन में एक लक्ष्य बना के चलें और उसकी तरफ बस चलते चले जाएं। एक मैं आपको स्टोरी थोड़ी सी बताऊंगा, नॉट मेरी रेजिमेंट में आपने अरुण खेत्रपाल का नाम सुना होगा। 71 की लड़ाई में वो सबसे यंगेस्ट ऑफिसर थे जिनको परमवीर चक्र मिला हुआ है। और 71 की वॉर में क्या हुआ कि अकेले सिंगल हैंडेड उन्होंने दुश्मन के 5 टैंकों को बर्बाद किया। उस समय उनकी जो टैंक था उसमें गोला आके लग चुका था एनिमी का, टैंक में आग लगी हुई थी। उनके सीओ ने उनको बोला कि आप टैंक विड्रॉ करो, तो उन्होंने बोला नहीं, मेरी टैंक की गन फायर कर रही है अभी भी, और मैं अभी भी फायर कर सकता हूँ। उन्होंने जगह नहीं छोड़ी, अपना रेडियो सेट ऑफ कर दिया, और उसके बाद उन्होंने 2 टैंक और दुश्मन के डिस्ट्रॉय किए। और उसी के दौरान एक दुश्मन का जो गोला आया वो उनके टैंक में अंदर गया, फटा, और जिससे उनकी मौत हो गई। उनकी मूवी अभी बन रही है, तो जब आप उनकी मूवी देखोगे तो फिर आप, हाँ, उसके बाद फिर आपको वेरी गुड। Jain sir. Very. Sir, like I am an army aspirant and I also wanted to become an army officer, and from 2 years I am preparing for that. So बहुत सारे यूथ होंगे जो यहाँ पे जानना चाह रहे होंगे, जो मेरा सेम सवाल है। जैसे ऐसा होता है कि अगर हमें आईटी में जाना है तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, एंड वो इंटरव्यूअर से हमें पता होता है कि वो क्या क्वेश्चन पुट अप करेगा एंड व्हाट दैट फर्म नीड्स।
एंड अगर एसएससी में जाना है तो व्हाट दे नीड फ्रॉम अस, एंड अगर XYZ किसी में भी जाना है, बट जैसे एसएसबी होता है, आई हैव गिवन एसएसबी 10 टाइम्स एंड आई एम नॉट सिलेक्टेड हियर। तो मुझे आपसे ये जानना है कि व्हाट आर दैट फिट स्टैंडर्ड्स ऑफ आर्मी कि वो हमें लें। हमें वो कभी नहीं बताते कि हमने आपको रिजेक्ट क्यों किया। आफ्टर एवरी एसएसबी दे डोंट टेल एनीथिंग। सो अगर आप हमें बता सकें कि व्हाट आर दैट स्टैंडर्ड, तो दिस इज माय क्वेश्चन। So let me tell you, there is no standard. SSB में they are checking your potential to become a leader. और यहाँ पे जो मैं लीडर बोलता हूँ, it is an army military leader. एक मिलिट्री लीडर में क्या काबिलियत होनी चाहिए? He should be able to lead people जो कि उसके पीछे उसको फॉलो करें, even to give their lives. फॉर एग्जाम्पल, आप अटैक में जा रहे हो और आप अपने पीछे जो आपके जवान हैं उनको बोलते हो मेरे पीछे चलो, हम इसको कैप्चर करेंगे, और उनको पता है कि पीछे जाने से हमारी मौत हो जाएगी, मगर वो लीडर इतना पावरफुल लीडर है, इतना कैरिस्मेटिक लीडर है कि वो बिना झिझक के उसके पीछे जाएंगे। तो ऐसा लीडर ढूंढते हैं एसएसबी के अंदर। तो लीडर की क्या क्या खसूसियत है वो आप अगर देखो, आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। 16 क्वालिटीज़ दे रखी हैं लीडरशिप की, मगर कुछ एक चंद एक मैं बताता हूं। जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसको बता नहीं पाओगे आपकी इंटेंशन क्या है तो वो समझ नहीं पाएगा। आपका प्रोफेशनलिज्म हाई होना चाहिए। अगर मेरे में काबिलियत नहीं है तो आप मेरे को फॉलो नहीं करोगे, आप बोलोगे इसको कुछ आता ही नहीं है, इसके पीछे क्या जाना है। तो माई प्रोफेशनलिज्म शुड बी गुड, माई क्रेडिबिलिटी शुड बी हाई। अगर आप समझते हो मैं बेईमान हूँ, मैं पैसे खाता हूँ, तो मेरी क्रेडिबिलिटी लो हो जाती है। एज अ लीडर क्रेडिबिलिटी शुड बी हाई। सो ऐसे चंद एक चीज़ें हैं जिससे आप लीडरशिप डेवलप करते हो, वो चेक करते हैं एसएसबी में। तो कोई सेट वो नहीं है। मैं अगर आपको कोई एडवाइस दूं तो मैं ये बोलूँगा कि जब आप एसएसबी में जाते हो, जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको केवल फ्लेवर देती हैं कि वहाँ कैसे क्वेश्चन और कैसे चीज़ें पूछी जाएंगी, मगर जो आप जवाब देते हो वो ऐसा होना चाहिए जो आप दिल से मानते हो। उनको जो बैठे हैं वहाँ पे उनको फूल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते हैं। ये कहने के बाद मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 2 लोगों का नाम मैं आपको बताऊँगा जो एसएसबी में पास नहीं हुए थे, अमिताभ बच्चन एंड अब्दुल कलाम। एंड आपको मालूम है वो कहाँ पहुँचे हुए हैं। सो एसएसबी डज नॉट मीन दैट आप में काबिलियत नहीं है, आप में वो क्वालिटीज़ उनको नहीं नज़र आ रही जो कि आर्मी के लिए चाहिए। बाकी आपके लिए स्काई इज़ द लिमिट। सो आई डोंट थिंक एनीबडी शुड फील दैट एसएसबी में मैं नहीं हो रहा हूँ तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है मेरे में। तो वहाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो केवल पोटेंशियल चेक कर रहे हैं। एंड जैसे आप जानते हो, अगर एक ऑफिसर होगा चेक करने के लिए, उसकी चेकिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक होंगे। कहीं और आप गए होगे, उसका कोई और स्टैंडर्ड है, तीसरे का कोई और स्टैंडर्ड है। तो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, इट इज़ नॉट जस्ट ब्लैक एंड वाइट, देयर इज लॉट ऑफ अदर स्टफ इन इट। साथी, आपने 10 अटेम्प्ट दे दिए हैं, क्या आपका और कोई अटेम्प्ट अभी बाकी है? अभी बाकी है? मैं इसमें सर ने अपने एक्सपीरियंस से आपको जो कुछ बताया, इसमें सिर्फ 2 बातें ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा कुछ एक्सपोजर है जो मैं ऐसे ओपनली नहीं बोलूँगा। जब आप एसएसबी में एक कैंडिडेट को बुलाते हैं तो आप उसमें चेक करते हैं सिर्फ एक क्वालिटी। वो क्वालिटी है एक ग्रुप को लीड करने की और एक ग्रुप का हिस्सा बनकर चलने की। आमतौर पर कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं कि जब वो एसएसबी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो अपनी परफॉर्मेंस को एक आइसोलेशन में देखते हैं। वो ये सोचते हैं कि जब मुझे ये काम करने के लिए कहा गया तो मैंने अच्छा किया, या मुझसे जब ये सवाल पूछा गया तो इसका मैंने सुंदर लड़ीदार जवाब दिया। लेकिन हम आपसे वो नहीं ढूंढ रहे हैं, हम आपसे ढूंढ रहे हैं आपके हर जवाब में, आपके हर रिएक्शन में ग्रुप का हिस्सा बनने की चाहत, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसी ग्रुप को लीड कर सकने की चाहत। समझ रहे हैं आप? ये आपको सिर्फ इस छोटे से इशू पे काम करना है। मेरी ईश्वर से कामना है कि नंबर 11 आपके लिए शुभ होगा। जय हिंद सर। सर, एज अ आर्मी मैन, what's your view on India-China relationship and how big the threat of China for us currently? China is a neighbor, Yes, sir. largest trading partner,
So where is a doubt that China and India will always be in competition? जो Sir, China, what's going on now in Tawang and all it's same thing happens with your neighbors also. So neighbors के साथ ये problem चलती रहती है, and it is an issue which was due to, you know, China has many neighbors. उन्होंने 7 neighbors के साथ अपनी issues resolve कर लिए हैं, मगर जहाँ पे वो सोचते हैं कि कुछ एक उनको दबाव बना के रखना है, जैसे ताइवान, इंडिया, वियतनाम, सो वो उनके साथ ये दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेटजी दैट थोड़ा सा आप वो बना के रखें ताकि बॉर्डर इशू सिमरिंग रहे, ठीक है. बट ये कहने के बाद मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि नोबडी विल वांट्स अ वॉर एंड नोबडी कैन अफोर्ड अ वॉर. तो ये जो बॉर्डर इश्यूज हैं ये कब से चलते आ रहे हैं और अभी आपको ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं क्योंकि मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया और पावरफुल. आप देखते हो रोज़ क्या हो रहा है वहाँ पे, ये वीडियोस रिलीज हो रहे हैं, ये चीज़ें कई दिनों से हो रही हैं, मगर आपके पास वीडियोस नहीं आ रहे थे पहले. सो देयर इज नथिंग मच टू गेट अलार्म्ड अबाउट, दीज आर नॉर्मल बॉर्डर इंसिडेंट्स. नमस्कार. हेलो. सबसे देश के सबसे स्वच्छ शहर में पहले आपका स्वागत करता हूं मैं. और पहले तो हम डोगरा नाम सुन के हमें जोश आ जाता है. डोगरा, गोरखा, सिख, ये कुछ ऐसी कौम है जिनके नाम से ऐसी देशभक्ति आ जाती है हमारे जहन में. तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम आपको देख रहे हैं और आप आयरन मैन के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं. थैंक यू. और मुझे लगता है संजय जी इतना अच्छा पूछे, थोड़ा सा उनमें गोरखा का पुड़ दिखता है मुझे, तो मुझे लगता है मैं बस गोरखों के थोड़े पास वाले पहाड़ों से हूँ, मैं भी हिमाचल प्रदेश का हूँ. पास का ही हूँ, तभी आंखें मेरी छोटी है थोड़ी. हाँ वही. और कल आपने गोरखा बोल के भी सुनाई थी गोरखे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था. और ऐसे तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी अग्निवीर योजना आई है, या कुछ आप देख रहे हैं कि कुछ परिवर्तन मोदी जी के 2014 के बाद मिलिट्री के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, या हमें, मैं कई बार सोचता हूँ, जैसे मैं गांव से संबंध रखता हूँ, तो गांव में बच्चे बहुत तैयारी करते हैं, मिलिट्री में जाना है, सेना में जाना है, देश सेवा करना है, पर जब मिलिट्री की एग्ज़ाम देते हो तो इतनी कठिन होती कि बेचारे उस मिलिट्री की परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं. तो क्या कुछ ऐसी परिवर्तन लाना चाहिए इस देश में लोगों को? अब बताते हैं कि बहुत कमी भी है सेना में भर्ती के लिए, लोगों को कई अफसर्स कम हैं, ऐसा कुछ सुनने में आता है. तो जब बच्चे चाह रहे हैं तो क्यों उनको इतनी कठिन परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है? जरा सा. ये जो परीक्षा होती है ये मेरिट उसमें बनता है. मान लो आपके पास 100 वैकेंसी हैं और 10,000 लोग आ रहे हैं, तो 100 लोग ही ले सकते हैं, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे. मैं कहना चाह रहा था कि जैसे अंग्रेजी वो जो पुराने जमाने का ही चल रहा है, क्या कुछ बदलना चाहिए? नहीं, सब कुछ चेंज हो चुका है. अच्छा. अभी सब कुछ मॉडर्नाइज्ड है, ऐसा कोई पुराने जमाने से कुछ वो वाला नाम तो पुराने ही, लेफ्टिनेंट, और जो कोई नया नाम नहीं, और कोई स्टाइल भी वही दिखता है कि वो तिरछी टोपी है, और कोई बताता है कि वो तिरछी टोपी से रखते हैं कि वो झापड़ मारता था मेजर, तो उसको लगे नहीं हाथ ही टकराए कहीं, ऐसा वो तिरछी टोपी इसलिए रखते हैं. तिरछी टोपी तो आम आदमी पार्टी भी नहीं है, उन्होंने भी लगा ली है. सो आई डोंट थिंक आप कह सकते हो कि तिरछी टोपी पुरानी है. बट नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भर्ती होती है, जितनी सीटें चाहिए उतनी ही जा सकते हैं, बाकी सारे आप समझ सकते हो कि ये फेल हो गए या रिजेक्ट हो गए या सिलेक्ट नहीं हुए, जो भी आप कहना चाहते हो. सबको नहीं ले सकते, इतनी जगह ही नहीं है. तो कोई शॉर्टेज नहीं है हमारे आर्मी में. यस, ऑफिसर रैंक में शॉर्टेज है, मगर वो शॉर्टेज आप पूरा नहीं कर सकते जब तक आपको वो क्वालिटी नहीं आएगी. और वो शॉर्टेज पूरा करने के लिए एक दिन में और 2 दिन या 2 साल में नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं है आपके पास ऑफिसर ट्रेन करने की कि आप उसको ओवरनाइट आप वैकेंसियां बढ़ा दें. हमारी एकेडमीज़ में जगह नहीं है. जैसे एक स्कूल में मान लो 100 लोगों की जगह है, तो आप उसमें 200 बच्चे डाल के नहीं पढ़ा सकते. तो वो एकेडमी में ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी लिमिटेड हैं हमारे पास, तो उसी के मुताबिक आप जा सकते हो. कि हमारे जैसे बेटा हमारा चाह रहा था मिलिट्री में जाना शुरू, पर हम जब वो बड़ा हो गया, उस 12th पास कर लिया, तब उसने जब मिलिट्री वालों से संपर्क किया तो बोले यार तुम्हारे घुटने टकराते हैं, तुम नहीं कर, तुम्हारे ये पैर सपाट है इसलिए नहीं जा सकते. तो कुछ ऐसा गुरुकुल नहीं होना चाहिए जहाँ जैसे अर्जुन जैसा धनुर्धर बने या भीम जैसा, वैसा तो कुछ मिलिट्री के लिए भी होना चाहिए कि जो उस ओर ले जाए अपने? नहीं, मैं समझता हूँ जिसको भी फौज में जाना है पहले अपना मेडिकल टेस्ट आप करा लो, ताकि आप मेडिकल साइड से फिट हो जाओ. क्योंकि मेडिकल से अगर आप अनफिट हो तो कोई भी आपको फिट नहीं कर सकता. पढ़ाई के ऊपर आप जोर दे सकते हो,
कैरेक्टर अपना डेवलप कर सकते हो, मगर मेडिकली अगर हम अनफिट है तो कोई कुछ नहीं कर सकता. सो आई थिंक ये अनफॉर्चुनेट है कि उसको बाद में पता चला. हो सकता है अगर वो थोड़ा सा पहले जानकारी हासिल करता तो उसको मालूम चलता है कि मेडिकल करा लें अपना. आप थोड़ा सा कड़वा सच सुनना चाहेंगे? कड़वा सच बताता हूँ आपको. जैसे सर ने बताया 100 जवानों की अगर भर्ती होती है तो 10,000 लड़के पहुंचते हैं. मैं आपसे अभी शर्त लगा के बोल सकता हूं कि फौज के किसी भी टेस्ट के जिस भी एग्ज़ाम का जो भी क्राइटेरिया है कि 12वीं पास होना चाहिए लड़का, आप 12वीं पास 10,000 लड़के खड़े कीजिए और आप खुद देख लेंगे कि उनमें से 200 ही वो रिटन टेस्ट पास कर पाएंगे. ये हमारे देश की शिक्षा प्रणाली का फेलियर है. उसके लिए फौज अपना स्टैंडर्ड थोड़ी लोअर करेगी. और जहाँ तक दूसरी बात है ऑफिसर्स के सिलेक्शन की, ऑफिसर सिलेक्शन बोर्ड में जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ऐसे कोई निर्देश नहीं होते कि आपने 100 लड़के हैं तो 5 पास करने हैं या 3 पास करने हैं या 1 भी पास नहीं करने हैं. उनका एम बिल्कुल क्लियर है. जो उनके पैरामीटर्स पे फिट बैठेगा वो सेलेक्ट होगा, जो नहीं फिट बैठेगा वो सेलेक्ट नहीं होगा. इसीलिए आप देखेंगे IMA NDA के हर कोर्स में स्ट्रेंथ समान नहीं होती है. किसी कोर्स में 300 बच्चे जाते हैं, किसी में 270 जाएंगे, किसी में हो सकता है 200 भी जाएं. तो ये पॉलिसी के ऊपर इसलिए अडिग विचार या आइडियोलॉजी रखी गई है ताकि जो लेवल ऑफ ऑफिसर्स है वो ऐसा ना हो कि भीड़ भर्ती करने के चक्कर में वो स्टैंडर्ड डाउन हो जाए. प्रयास ये है. और जैसा कि सर ने कहा, आर्मी कुछ सेलेक्टेड क्वालिटीज ढूंढती है एक इंसान के अंदर. अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज उस टेस्ट के दौरान झलक गई तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, अगर नहीं झलकी तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे. आर्मी के हर टेस्ट के बाद, जैसे कि ये बच्चा बता रहा था, आई एम श्योर इसको वहाँ भी बताया गया होगा कि आप इस टेस्ट में अगर पास घोषित नहीं किए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है. इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कुछ और क्वालिटीज़ हैं जो शायद किसी और फील्ड में आपको आगे ले जाएंगी. लेकिन फौज के लिए फ़िलहाल आपका जो डेमोन्स्ट्रेटिव परफॉर्मेंस था, डेमोन्स्ट्रेटिव परफॉर्मेंस यानी जो परफॉर्मेंस आपने दिखाया, शायद वो इन परिस्थितियों में आपको फौज में लाकर लीडरशिप रोल के लिए तैयार करने के लिए काफ़ी नहीं है. मेजर जनरल साहब, जय हिंद. स्वागत है माइला भाई की नगरी में आपका. और मेरा नाम समरेंद्र है. हालांकि हमारी उम्र ऐसी नहीं है कि मैं सेना के इस पर्सपेक्टिव में बात करूं, लेकिन फिर भी इजराइल की तरह क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो यंग फोर्स है, जो युवा वर्ग है, ठीक है सिलेक्शन के पैरामीटर्स और क्राइटेरिया आर्मी के अपने टफ हैं, लेकिन हम डिसिप्लिन के लिए सोसाइटी में कुछ लोगों को ट्रेन करके छोड़ें, बेशक वो 1 साल की ट्रेनिंग हो या 1.5 साल की ट्रेनिंग हो. जैसे एनसीसी में हमने देखा है कि जब मेरे यंग एज में हम लोग एनसीसी में पार्टिसिपेट करते थे तो उस तरह का कंपल्शन हो एटलीस्ट, ताकि सोसाइटी में जो इनारकी बढ़ रही है या कुछ बदमाशियाँ बढ़ रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आर्मी का डिसिप्लिन, आर्मी का रूल हम फॉलो करा पाएँ. ये जो आप सजेशन दे रहे हो ये कई लोगों ने कई बार दिया है, मगर मैं ये समझता हूँ आर्मी का काम नहीं है हम सबको शासन सिखाना. ये हम स्कूल में सीखते हैं. आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है जिसका काम है दुश्मन से हमको सेफ रखना. प्राइमरी रोल है दुश्मन जो बाहर से है एंड सेकेंडरी रोल है दुश्मन जो अंदर है हमारे. अगर आर्मी ऐसे काम में जुड़ जाएगी कि हम उसमें 1-1 साल के लिए लोगों को भेज रहे हैं ताकि उनका डिसिप्लिन बेटर हो जाए, इसमें आर्मी को कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें पॉपुलेशन को फ़ायदा है, मगर आर्मी ख़त्म हो जाएगी. तो आपका सजेशन बहुत अच्छा है, मगर इस काम के लिए और चीज़ें हैं और आप बनाए. जैसे एनसीसी आपने बताया, हमारे स्कूल क्यों नहीं सिखा सकते डिसिप्लिन, हमारे कॉलेजेस क्यों नहीं सिखा सकते. तो मेरा व्यू ये है कि वाइल्स आइडिया इज़ गुड बट आर्मी इज़ नॉट द राइट वे टू इम्प्लीमेंट इट. इसराइल का जो आपने बताया उनकी सिचुएशन कुछ और है. वो छोटा देश है, उसके चारों तरफ उसके दुश्मन हैं, और अगर वो अपनी जान के लिए नहीं लड़ेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे. सो इसमें जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आपने देखा होगा खरगोश के पीछे कुत्ते छोड़ देते हैं और खरगोश भागता है और कुत्ते उसके पीछे भागते हैं पकड़ने के लिए, और नॉर्मली खरगोश निकल जाता है. तो जब पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि भाई वो तो अपनी जान के लिए भाग रहा था और मैं तुम्हारे खाने के लिए भाग रहा था, जो कुत्ता है. सो इसलिए आई डोंट थिंक आर्मी इज़ द राइट ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस, बट द सजेशन इज़ वेरी गुड. सर, मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ अभी. तो जैसे कि मैंने देखा है, बहुत लोगों से बात भी करी है, अ पार्ट ऑफ यूथ जो मतलब
एक कम्युनिटी को लेकर टेररिज्म को मतलब सपोर्ट करता है, लाइक एक कम्युनिटी और टेररिज्म को वो उन लोगों ने वो कर लिया है, कोरिलेट कर लिया है। तो आप उसको कैसे मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, मतलब वो एक साइकोलॉजी है। तो आजकल की यूथ ने उसको रिलीजन बेस बना दिया है। तो आपने बोला है कि एक कम्युनिटी, so I don't think anybody is saying, आपने वो मूवी देखी है कि my name is Khan but I am not a terrorist? या तो ऐसा तो कोई नहीं बोलता कि एक रिलीजन टेररिस्ट है, आपने बोला भी। सो आई डोंट थिंक यू शुड से दैट, बिकॉज मैंने हर रिलीजन के टेररिस्ट देखे हैं। दुनिया के हर कोने में टेररिस्ट होते हैं। यू नो, टेररिस्ट इज समबडी हु वांट्स टू टेरराइज। राइट। सो आई डोंट थिंक वी शुड लिंक इट विद अ रिलीजन। या सर, दैट्स व्हाट, बट आजकल का यूथ कर रहा है रिलेट, तो आप उनको कैसे गाइड करेंगे? मैं यही बोल रहा हूँ कि यूथ को कि नहीं, इट इज नॉट सो। टेररिस्ट हैव एन एजेंडा। अगर वो एजेंडा उनका पूरा हो रहा है और वो पॉपुलराइज हो रहा है और ऐसे लोग उसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा इंप्रेशन फैल रहा है। बट आई विल स्टिल गो बाय द प्रेमाइस दैट टेरर हैज नो रिलीजन। सर, थैंक यू सो मच। विद दिस मैं आप सब की तरफ से जनरल डोगरा का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने जीवन के अनुभव हमारे साथ साझा किए, और आप सबका भी हार्दिक धन्यवाद कि आप सब ने बढ़ चढ़ के उनके साथ अपने विचार व्यक्त किए और उनसे सीखने की कोशिश करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।